प्रिय विद्यार्थियों, व्यूअर्स, नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण से संबंधित अभ्यास के प्रश्न। सभी प्रश्न विकल्प के साथ दिए हुए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इनको आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और फिर अपना उत्तर दीजिएगा। कौन सा सही है? विकल्प ए सही है, बी सही है, या फिर डी या फिर सी सही है? कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आप सही हैं या गलत हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है? 4 विकल्प है, चारों में से बताना है कि कौन से जो स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। देखते हैं विकल्प। आप बताइए, इन चारों में से ए सही है, बी है, सी है या फिर डी है? ये सभी को पता होगा कि कितने स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर। 4 ही दे रखे हैं, जाहिर सी बात है 4 ही होंगे। तो चारों में से कौन से स्वर हैं जो मूल स्वर कहलाते हैं? देखिए, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। तो कौन से लघु स्वर हैं या मूल स्वर हैं या ह्रस्व स्वर हैं, बताइए। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अ, ई, उ, री। ये जो 4 स्वर हैं ये क्या है? स्वर। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। 4 मूल स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं, और जो 7 हैं वो क्या है? दीर्घ स्वर है। कुल मिला के 11 स्वर हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? इन चारों विकल्प में से कौन से व्यंजन ऐसे हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं? इनमें से जो पहला विकल्प है वो य, र, त, ल। दूसरा है य, र, ल, व। तीसरा है श, स, स, है। चौथा है क, च, त, प। इनमें से जो दूसरा है य, र, ल, व, ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच के होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय ये हमारे जो मुख के भाग हैं, जैसे जिह्वा है, तालु है, कंठ है, इनको पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते। इनसे सट के जो प्राणवायु बाहर निकलती है, अर्थात इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का है। इसीलिए क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। 4 है संख्या में। कितने? 4 हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। उसके बाद ये है हमारे जो श, श, स है, ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं तो जो एक गर्मी, ऊष्मा पैदा होती है। संघर्ष के साथ, ऊष्मा के साथ जो प्राणवायु बाहर निकलती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। उसके बाद आते हैं स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन है उनका उच्चारण मुख के किसी ना किसी हिस्से को स्पर्श करते हुए होता है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। ये होते हैं कैसे मैं तक। क्या होते हैं? 25 वर्ण होते हैं कैसे मैं तक। इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। जो हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? डी है। क, च, त, प। ये इन 25 वर्णों में ही आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। अच्छा, स्पर्श व्यंजन का एक और नाम है, वो क्या है? उसको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वर्गीय व्यंजन? क्योंकि ये वर्गों में बटे हुए हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्ग कौन से हैं? जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये 5 वर्ग है। 5 वर्गों में 5-5 वर्ण है, यानी कि 25 वर्ण है। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? डी हुआ। ठीक है,
अगला देखते हैं, कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, वो वर्ण कौन सा है। इसमें देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले क्या आता है, कंठ आता है, फिर तालु आता है, उसके बाद मूर्धा आता है, फिर दंत आता है, होस्ट आता है। तो मूर्धा से यानी कि ट्वर्ग, ट्वर्ग में माफी चाहूंगी, ट्वर्ग, ट्वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, उन्हीं का स्थान क्या है, मूर्धा है, वही क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। क्या होगा, सी। जो ट्वर्ग होता है उसका उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से होता है, वो मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, इसके साथ और क्या क्या आता है, इसके साथ आता है र, ये मूर्धन्य से है, और जो री होता है हमारा, ये इनका उच्चारण भी किससे होता है, मूर्धा से होता है। ठीक है, ये भी मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। आगे है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के कौन से वर्ण होते हैं, ये बताना हमें। अब देखिए महाप्राण होता क्या है। महाप्राण में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। और उसमें होता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी कि जो वर्ग है उसका दूसरा क्या होगा, ख होगा, चौथा क्या होगा, घ होगा। वर्ग का दूसरा क्या होगा, छ होगा, और चौथा क्या होगा, झ होगा। इसी तरह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण है वो क्या कहलाएगा, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, और जो हमारे ये जो श हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और है, इनका उच्चारण भी क्या होता है, महाप्राण, ये वर्ण भी क्या कहलाते हैं, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको महाप्राण समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर अण लिखा जाता है, यानी कि अनुस्वार नहीं लिखा जाता, अण लिखा जाएगा। कौन सा ऐसा शब्द है, देखते हैं। आपको पता है, ये बता दीजिए कि कौन से में अण का प्रयोग होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। चलिए, किस में होगा, सी में होगा। इस पंडित को कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं जो लिखा हुआ है, और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, कौन से शब्द में अनुनासिकता है, सौंदर्य, संचित, सौंपना और संपत्ति। सही उत्तर क्या होगा, सौंपना। देखो, इस सौंदर्य में न का प्रयोग हुआ है, संचित में किसका प्रयोग हुआ है, कौन से पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है, बता सकते हैं आप। चलिए बताइए, संचित में कौन से पंचम वर्ण का प्रयोग है, न का है, मैं का है, या किसी और का है, आप बताइए। कई बार इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है कि इस शब्द में कौन से पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है। चलिए बताती हूँ। देखो, सौंदर्य में क्या है, न का प्रयोग हुआ है, संचित में किसका प्रयोग हुआ है, ये का प्रयोग हुआ है, और संपत्ति में मैं का प्रयोग हुआ है। अब कैसे हुआ है ये देखते हैं। इनको न को, ये को और मैं को आप याद कर लीजिए। अब इसमें देखो, सौंदर्य में यहाँ क्या, सौंदर्य में द वर्ण आ रहा है। अब जिस वर्ण से पहले पंचम वर्ण का प्रयोग है उसका क्या होगा, जिस वर्ण से पहले पंचम वर्ण आ रहा है, तो जो जिस वर्ण से पहले आ रहा है उस वर्ण को हम देखेंगे कि वो कौन सा वर्ण है, और उसी वर्ण का जो पंचम वर्ण होगा वही क्या होगा, अनुस्वार के रूप में, अनुनासिकता के रूप में प्रयोग होगा। अब द है, द का पंचम वर्ण क्या है, न है। पंचम वर्ण क्या है, द वाली लाइन का पंचम वर्ण क्या है, न है। तो यहाँ न का प्रयोग हुआ। सौंदर्य में किसका प्रयोग है, न का। अब संचित है, इसमें जो च है, च का पंचम वर्ण कौन सा है, पंचम वर्ण है ये। तो यहाँ क्या होगा, संचित में किसका प्रयोग होगा, ये का प्रयोग है। इसको संचित को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संचित। ठीक है,
ये संचित भी क्या है, शुद्ध है। सौंपना, इसमें अनुनासिकता का प्रयोग है। और संपत्ति, यहाँ जो प है, इस प का जो पंचम वर्ण क्या होता है, मैं होता है। प का पंचम वर्ण क्या होगा, मैं होगा। तो यहाँ संपत्ति में क्या, मैं का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर क्या हुआ, सौंपना, कि यहाँ क्या है, अनुनासिकता है। ठीक है, मैंने आपको इसको विस्तृत रूप से बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे कौन से पंचम वर्ण का प्रयोग होता है और कैसे होता है। आगे देखते हैं, कौन से शब्द की वर्तनी सही है। 4 शब्द है, तदोपरांत, अतिशयोक्ति, अनुकूल, पुनरुद्धार। ठीक है, इसमें बताना कि कौन से शब्द की वर्तनी सही है। इन चारों में से कौन सा सही है, देखते हैं। देखो, जो तदोपरांत है ये गलत है। कैसे लिखा जाएगा तदोपरांत, यहाँ आएगा तदुपरांत। तदुपरांत कैसे आया कि इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, तदुपरांत का तत् प्लस में उपरांत, तत् प्लस में उपरांत होता है। तो यहाँ तय किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तदुपरांत। क्या होगा, तदुपरांत। सही शब्द क्या होगा, तदुपरांत। ये सही है, शुद्ध है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति ये गलत है। कैसे लिखा जाएगा, इसमें क्या आएगा, तो ताल्य विषय है वो पूरा आएगा, स्वर सहित आएगा, अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति। अनुकूल भी यहाँ गलत है। अनुकूल कैसे लिखा जाएगा, अनुकूल। इसमें जो न के ऊ की मात्रा लगी हुई है वो क्या आएगा, लघु ऊ आएगा, छोटा ऊ आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा हमारा डी विकल्प, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इन चारों में से आकलन बिल्कुल सही है, प्रादुर्भाव सही है, कवित्री सही है, जो पहला है ये क्या है, गलत है। अगला देखते हैं, साधु का बहुवचन क्या होता है। देखिए, साधु का जो बहुवचन है वो साधु ही होगा। साधु एक वचन में भी साधु रहता है और बहुवचन में भी साधु रहता है। जब हम कहते हैं कि द्वार पर साधु खड़े हैं, तो यहाँ बहुवचन के लिए खड़े हैं का प्रयोग किया। कोई एक खड़ा है तो साधु खड़ा है, और यदि कई साधु हैं तो क्या साधु खड़े हैं। साधुओं या साधुए या फिर कुछ और प्रयोग नहीं किया, केवल हमने साधु का प्रयोग किया, द्वार पर साधु खड़े हैं। तो साधु का जो बहुवचन क्या होगा, साधु ही होगा। अगला है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, आप बताइए, क्या होता है, दात्री। दाता का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो दात्री होता है। इसको कैसे लिखते हैं आप इसको देख लीजिएगा। अगला है, वाक्य में अच्छा पद संज्ञा है। ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें अच्छा का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया गया है। वह अच्छों के साथ रहता है, वाह अच्छा बच्चा है, वह अच्छा लिखता है, अच्छा कल आना। देखो, यहाँ वह अच्छों के साथ रहता है, अच्छों के साथ, यहाँ जो अच्छा है संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। अच्छो यानी कि अच्छे व्यक्तियों के साथ रहता है, और व्यक्ति क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा शब्द संज्ञा के रूप में आया है। वाह अच्छा बच्चा है, यहाँ बच्चे की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ अच्छा विशेषण का कार्य कर रहा है। अच्छा लिखता है, यहाँ लिखने की विशेषता बता रहा है। लिखना क्या है, क्रिया है, तो यह क्या हो जाएगा, अच्छा क्रिया विशेषण। अच्छा कल आना, यहाँ क्या है, विस्मयादि बोधक का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जो पहला है विकल्प नंबर ए, ये बिल्कुल सही है। यहाँ अच्छा संज्ञा के रूप में आया हुआ है। आगे देखते हैं, शब्द में विशेषण कौन सा है। कृतज्ञ, व्यक्तित्व, बड़प्पन, सौंदर्य। अब देखिए, यहाँ जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या है, संज्ञा है। अब इसका जो व्यक्ति से व्यक्तित्व बना है, किससे बना है, व्यक्ति से व्यक्तित्व। व्यक्ति संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और उसका भाववाचक संज्ञा क्या बन गई, व्यक्तित्व। ऐसे जो बड़प्पन है, बड़ा विशेषण है, और बड़ा से क्या बना है, बड़प्पन। फिर है सौंदर्य, सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है, उसका भाववाचक संज्ञा क्या बन गई, सुंदरता या सौंदर्य। अब ए विकल्प बचा। ए विकल्प क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है।
इसका कृतज्ञता करते हैं तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, और जो कृतज्ञ शब्द है वो क्या है, विशेषण है। अगला है, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? वह काम कर रही थी, वह काम कर चुकी थी, वह काम करती थी, वह काम कर चुकी। इसमें से पूर्ण भूतकाल बताना है। चारों में से बी पूर्ण भूतकाल का वाक्य, वह काम कर चुकी थी, उसका काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, ये पूर्ण भूतकाल है। अगला है, वाक्य में द्विकर्मक क्रिया कौन सी है? वह राम को पुस्तक देता है, वह राम को सुलाता है, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, आज तो खाना ही पड़ेगा। अब देखिए, जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं वो क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें एक कर्म होता है वो क्या होती है, एक कर्मक क्रिया। ठीक है, अब कौन से वाक्य में दो कर्म है? जो वाक्य नंबर ए है उसमें क्या है, दो कर्म है, राम को और पुस्तक, ये क्या है, दो कर्म है, इसलिए यहाँ क्या है, द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए, इसमें एक कर्म राम को है, दूसरा कर्म क्या है, पुस्तक है, दोनों ही क्या है, कर्म है। अब दोनों कर्मों में से एक मुख्य कर्म है और एक गौण कर्म है। क्या है, मुख्य और गौण कर्म। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है? जो पुस्तक है ये क्या है, मुख्य कर्म है। क्या है, मुख्य कर्म पुस्तक। क्यों है मुख्य कर्म? जो मुख्य कर्म की पहचान ये होती है कि जो मुख्य कर्म होता है वो अप्राणीवाचक होता है। क्या होता है, अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक जो मुख्य कर्म क्या होता है, अप्राणीवाचक। जो पुस्तक है वो क्या है, प्राणीवाचक है, प्राणी नहीं है। तो जो प्राणी है वो क्या, पुस्तक क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म। और जो राम है, राम किसी व्यक्ति का नाम, और व्यक्ति क्या होता है, प्राणी होता है, ये क्या होता है, प्राणीवाचक वाचक। ठीक है, फिर से लिख देती हूँ, प्राणीवाचक। तो यहाँ दो कर्म हो गए, राम को और पुस्तक, इसलिए क्या है, द्विकर्मक क्रिया है, वह राम को पुस्तक देता है। अगला है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? राम खाता है, राम गाता है, राम जाता है, राम लिखता है। अकर्मक क्रिया बतानी है। वैसे देखा जाए कि किसी भी वाक्य में कर्म नहीं है, कर्ता है और क्रिया है, तो ये सभी क्या है, अकर्मक क्रिया है। लेकिन हमें ये बताना है कि इन चारों में से अकर्मक क्रिया कौन सी है, कौन से वाक्य में क्रिया अकर्मक है, ये बताना है। अब देखिए, हमें कैसे पता चलता है कि क्रिया कर्म सहित है या कर्म के बिना है? हम क्रिया से प्रश्न करते हैं, क्या किसे, क्या किसे और किसको, क्या किसे और किसको लगा के हम क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। अब देखिए, इनसे प्रश्न करते हैं कि राम खाता है, क्या खाता है? अब हम ये लगा दें कि राम खाना खाता है, तो क्या खाता है, खाना। राम गाता है, क्या गाता है? हम कर देते हैं गीत गाता है। ठीक है, हमें क्या गाता है, गीत, उत्तर मिल रहा है। राम लिखता है, क्या लिखता है? जैसे हमने लगा दिया लेख लिखता है, तो यहाँ भी उत्तर मिल गया। ठीक है, लेकिन राम जाता है, ये करते हैं, राम जाता है, इसके सामने लगा देते हैं कि राम जाता है, राम दिल्ली जाता है, राम आगरा जाता है, राम बॉम्बे जाता है। तो क्या जाता है, किसे जाता है, किसको जाता है, क्या कोई उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। जो क्रिया के व्यापार का फल किस पे पड़ रहा है, राम पे पड़ रहा है, और राम क्या है, करता है, तो क्या हो जाएगा, राम जाता है। जो यहाँ क्रिया है क्या है, अकर्मक है। क्या है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे पड़ता है, ना कि कर्म पे। तो क्या होगा, जाना क्रिया के साथ क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगी। तो यह राम जाता इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? जगदीश, अन्वय, उच्छ्वास, तल्लीन। जगदीश, उच्छ्वास, तल्लीन, ये तीनों ही क्या है, व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि। अब बच गया, क्या बच गया, अन्वय। अन्वय जो क्या है, ये स्वर संधि है, और स्वर संधि में यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। कैसे है, संधि विच्छेद क्या होगा इसका, अनु जमा में आए। क्या होगा, अनु जमा में आए। कैसे होगा, देखो यहाँ जो प्रथम वर्ण है, प्रथम शब्द, माफी चाहूंगी, प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण की जो ध्वनि है वो क्या है, ऊ है। एक बार फिर से लिखती हूँ, क्या होगा,
अनुजमा में आए। यहाँ अंतिम वर्ण की ध्वनि किसकी है? ऊ की ध्वनि है। और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है? ए है। तो यण संधि का नियम ये है, यदि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ऊ किस में बदल जाएगा? वे में बदल जाएगा। और यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई किस में बदल जाएगा? ये में बदल जाएगा। यहाँ कौन सा नियम लागू हो रहा है? वे का नियम लागू हो रहा है। ऊ के बाद भिन्न स्वर आया है तो ऊ किस में बदलेगा? वे में बदलेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? अन्वय। अगला है शरत प्लस में इंदु का में संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ व्यंजन संधि का नियम लागू हो रहा है। व्यंजन संधि का पहला नियम, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण या क्या है ये र ल व और है आता है तो जो प्रथम वर्ण है वो किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, ये नियम है व्यंजन संधि का पहला। अब इस जो तय है इसका ये प्रथम वर्ण है और उसके बाद स्वर आया है। माफी चाहूंगी, ये स्वर रह गया था। यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का दूसरा और तीसरा चौथा, फिर से बता रही हूँ एक बार, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। देखिए, किसी भी वर्ग का यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का क्या आ जाए? तीसरा चौथा वर्ण या ये र ल व और कोई भी स्वर, और क्या आ जाए? कोई भी स्वर आ जाए। क्या है? कोई भी स्वर आए तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि यदि किसी भी प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का क्या आए? तीसरा चौथा वर्ण या ये र ल व और है आए या फिर कोई भी स्वर आए, या क्या आए? कोई भी स्वर आए तो तीसरा वर्ण किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब यहाँ जो तय है शरत प्लस में इंदु, या जो तय है किस में बदलेगा? तय का तीसरा वर्ण क्या है? द है, तो द में बदल जाएगा क्योंकि तय के बाद ई आया है और ई क्या है? स्वर है, तो नियम यहाँ लागू हो गया है। तय किस में बदलेगा? द में बदलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? तय क्या है? स्वर रहित है। यहाँ ई है, ई इसके साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा? दी बन जाएगा। तय का द बनेगा, ई मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? दी। तो इसमें कौन सा सही होगा? शरदिंदु। तीसरा जो शब्द है ये शरदिंदु, शरत प्लस में इंदु क्या हो जाएगा? शरदिंदु। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? चिड़ीमार, मुंह मांगा, मन माना, राज दरबार। इन चारों में से अव्ययभाव समास है मन माना। इसका विग्रह क्या होगा? मन के अनुसार। मन के अनुसार। ठीक है, देखिए अव्ययभाव की परिभाषा क्या है समास की? कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो अथवा उपसर्ग हो वो क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। यहाँ मन माना, मन के अनुसार विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास। जो चिड़ीमार है इसका विग्रह होगा चिड़ी को मारने वाला। चिड़ी को मारने वाला कौन सा समास हुआ? कर्म तत्पुरुष समास। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, यहाँ कर्ण तत्पुरुष समास है। और राज दरबार, राजा का दरबार, यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है। मन माना क्या है? मन के अनुसार अव्ययभाव समास है। अगला है वह हमेशा नहाया धोया रहता है। रेखांकित पद में कौन सा समास है?
नहाया धोया या नहाया और धोया, ये इसका विग्रह होगा। और द्वंद्व समास है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, ना पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान हो, ना कोई छोटा बड़ा हो, उसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। नहाया और धोया द्वंद्व समास। अगला है, कौन से वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है? कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, उसमें कुछ बेवकूफ़ भी हैं, कुछ तो बोलो, कुछ लड़कियां उधर भी आई। यहाँ कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, ये जो कुछ शब्द है, कुछ शब्द यहाँ सर्वनाम के रूप में आया है कि कुछ यानी कि व्यक्ति से संबंधित है। कुछ व्यक्ति बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। अब व्यक्ति क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति की जगह हमने क्या लगा दिया, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं। तो यहाँ क्या, कुछ शब्द सर्वनाम के रूप का कार्य कर रहा है। कुछ यहाँ क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, पहला सही है। आज के लिए ये व्याकरण के अभ्यास के प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे भी इसी तरह श्रृंखला चलती रहेगी अभ्यास के प्रश्नों की। तब तक आप बने रहिए। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में एक नए विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।